नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया। भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एंड नाउ हम इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं। चैप्टर 1 के अंतर्गत हमने एक ओवरव्यू देखा था एंड डाटा देखा था कि हमारे राजस्थान का जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, एंड उसके सेक्टर वाइज हमने देखा था जीएसवीए वगैरह, ठीक है, और सकल पूंजी निर्माण, ये सब हमने चैप्टर 1 के अंतर्गत समझा था। देन हमने चैप्टर 2 के अंतर्गत कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के बारे में पूरा डाटा देखा था। चैप्टर 3 के अंतर्गत हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में समझा था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, इसको समझा था। एंड चैप्टर 4 मैंने शुरू में समझाया है आपको कि ये इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारे राजस्थान का, वो सीक्वेंस में चल रहा है। सीक्वेंस इन द सेंस कि आप जैसा इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि आप प्राथमिक क्षेत्र सबसे पहले पढ़ते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपने कृषि देख लिया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था देख लिया। अब सेकेंडरी सेक्टर शुरू हो रहा है जिसमें उद्योग धंधे शुरू होने वाले हैं, ठीक है। उद्योगों के बाद में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना विकास आएगा, फिर उसके बाद में सेवा क्षेत्र आएगा, फिर शहरीकरण वाला हिस्सा आएगा, ठीक है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं उद्योग। एंड उद्योगों के अंतर्गत हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले औद्योगिक परिदृश्य देखेंगे, एक बार डाटा देखेंगे, ठीक है। ये हम पहले से भी देखते आ रहे हैं, उद्योगों का कितना हिस्सा है अपनी जीडीपी में, ये सब। फिर हम क्षेत्रवार योगदान देख लेंगे। उद्योगों के भी उप क्षेत्र होते हैं, तो उप क्षेत्रों का क्षेत्रवार योगदान हम देखेंगे। देन उसके बाद में हम देखेंगे कि एमएसएमई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, इनके रिगार्डिंग हमारी सरकार बहुत इनके प्रयास करती रहती है ताकि ये अधिक मात्रा में विकसित हो सके, क्योंकि एमएसएमई उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देता है। तो इसको एक अलग टॉपिक के रूप में फोकस करके देखेंगे। फिर एक हमारे राजस्थान में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है, उसके तहत देखेंगे। उसके अलावा और भी संस्थाएं हैं, और भी संस्थाओं में अपना बीआईपी है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, निवेश संवर्धन ब्यूरो है। उसके बाद में खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग है, ठीक है, केबीआई भी बोलते हैं जिसे, खादी विलेज डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड है ये। एंड देन फिर रिको आता है, अपना राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम आता है। फिर उसके अलावा औद्योगिक विकास संस्थान चल रहे हैं एक साथ में, ये सब माइंड मैप के थ्रू देखेंगे, इनके की पॉइंट्स जो हैं हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद में आरएफसी आता है, अपना राजस्थान वित्त निगम आता है। हमारे राजस्थान से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक हिस्सा जाता है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक है। देन अपना खनन क्षेत्र, श्रम विभाग और निर्यात और अभिसरण पहले एक नई पहल है, ये सब हमारा जो है वो इंडेक्स के रूप में हमने चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं? एक ओवरव्यू देखेंगे, फिर सेक्टर वाइज जो है डिवाइडेशन देखेंगे, फिर एमएसएमई फोकस करेंगे, फिर एक विभाग है हमारा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, वो क्या क्या कार्य करता है ये देख लेंगे। फिर कुछ संस्थाएं हैं जिनके बारे में बेसिक चीजें कि कब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर ये क्या क्या कार्य करते हैं और किन किन चीज़ों में योगदान देती हैं, जिनमें अपना बीआईपी आएगा, अपना खादी एवं ग्राम ग्राम उद्योग बोर्ड आएगा, रिको आएगा, राजसिको आएगा, आरएफसी आएगा। फिर उसके बाद में हमारे ऑल इंडिया में जो है वो विकास को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो अपना दिल्ली मुंबई एक तरीके से अपना एक्सप्रेस पे जा रहा है, इसके चारों तरफ पूरा एक डेवलप किया जा रहा है, 150-150 किलोमीटर की दूरी तक। फिर खनन क्षेत्र ये देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू में आप सबको पता है, उद्योग जो होते हैं वो किसी भी राज्य के सबसे बड़े जो है वो आर्थिक विकास को दिखाने वाले प्रदर्शक होते हैं। मीन्स किसी भी देश में उद्योगों का डेवलपमेंट उस देश के डेवलपमेंट का सूचक होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार जो मिलने वाला होता है वो उद्योगों में मिलने वाला होता है। मैंने बेसिक इकोनॉमी में ये चीज़ समझाता हूँ कि सबसे पहले किसी भी देश का जो है वो कृषि क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होता है। उसके बाद में वहाँ पे कृषि क्षेत्र के बाद में हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र के बाद में उद्योगों का योगदान बढ़ता है, एंड फिर सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, ठीक है। तो उद्योगों में जितना जीडीपी जो पार्ट रहेगा, जीडीपी का जितना परसेंटेज उद्योगों का रहेगा, उतना ही रोजगार डेवलपमेंट ज़्यादा होने वाला होगा। तो उद्योग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर रोल निभाते हैं इस चीज़ में, ठीक है। उद्योग जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। देन उद्योगों का विकास किसी भी राज्य की संपूर्ण आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। हमारा राज्य पुराने समय पे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, लेकिन अभी पिछले 10-12 साल या 15 सालों में जो औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, तो अब हम उभरते हुए राज्य की श्रेणी में आते जा रहे हैं। तो वर्तमान में उद्योगों का हमारी जीडीपी में योगदान कितना है? 28.21% होगा। याद करेंगे, जीडीपी में हमारे उद्योग सेक्टर का या सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है? 28.21%। ये रटा हुआ होना चाहिए आपको, ओके। ये पूरा आपको रटा हुआ होना चाहिए। 28.21% जो है वो योगदान है। अब इसके उप क्षेत्र हैं। उप क्षेत्र कौन से हैं?
एक है अपना विनिर्माण, एक है अपना निर्माण, एक है खनन, और उसके अलावा और बिजली वगैरह ये सब आते हैं। तो विनिर्माण में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं। निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, खनन यानी माइनिंग, और अन्य जिसमें बिजली और गैस आपूर्ति वगैरह ये सब आते हैं। तो ये चार इसके उपक्षेत्र हैं। ओके, अब डाटा देखें तो डाटा पहले चैप्टर में बताया था, यहाँ पे भी देख लीजिए। औद्योगिक क्षेत्र का जो 2023-24 में प्रचलित कीमतों पे जीडीपी में योगदान था 4.03 लाख करोड़ का। कितना है? 4.03 लाख करोड़ का। और ये कुल जीडीपी या कुल जीएसबीए का 28.21% है। किस पे? प्रचलित कीमतों पे। हम प्रचलित कीमतों पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्थिर कीमतों वाले पे उतना फोकस करने की जरूरत है नहीं। ओके, क्योंकि मेन आइडिया जो है वो अपना करंट प्राइस पे ही लगाया जाता है, प्रचलित कीमतों पे ही लगाया जाता है। स्थिर कीमतों पे हमारा औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है 2.33 लाख करोड़, जो कि कुल जीएसबीए का 27.76% है। ओके, इनमें ग्रोथ भी आप देख सकते हो कि ये जो 4.03 लाख करोड़ बढ़ा है, पिछले साल की तुलना में ये 15% की ग्रोथ है उद्योग क्षेत्र में। पिछले साल की तुलना में, यानी 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 15% का ग्रोथ रहा है। स्थिर कीमतों पे ग्रोथ रहा है अपना 12.43% का। तो रिमाइंड अगेन, मैं बाहर से बोलने की कोशिश करता हूं। देखो, प्रचलित कीमतों पे हमारा जो उद्योग क्षेत्र का योगदान है वो है 4.03 लाख करोड़। ठीक है, दोबारा से कोशिश कीजिए, 4.03 लाख करोड़। और इसका हमारी जीडीपी या जीएसबीए में योगदान है 28.21%। ठीक है, 28.21%। और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 15% का ग्रोथ रहा है। स्थिर कीमतों पे अगर हम बोलें औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, तो 2.33 लाख करोड़ है। और इसका जीएसबीए में योगदान है 27.76%, और पिछले वर्ष की तुलना में 12.43। बट ये वाला याद रहना चाहिए आपको, 4.03 लाख करोड़ जो है वो हमारा औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है हमारे राजस्थान की जीडीपी में। अब इसके सब सेक्टर कौन कौन से हैं? ये सब सेक्टर हैं इसके। कौन कौन से सब सेक्टर मैंने बताया? एक तो बताया विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हुआ अपना कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण। उसके अलावा तीसरा है अपना विद्युत गैस जलापूर्ति, और चौथा है खनन एवं उत्खनन, माइनिंग वाला। ठीक है, अब इसका आप सीक्वेंस वाइज देख लीजिए। ठीक है, यानी मैंने बता दिया 28.21% तो क्या है कि कुल जीएसबीए में योगदान है किसका? उद्योग क्षेत्र का। ठीक है, ये तो उद्योग क्षेत्र का योगदान हो गया। अब इस उद्योग क्षेत्र के सब सेक्टर हैं चार। उद्योग क्षेत्र के सब सेक्टर चार हैं। पहला है अपना विनिर्माण, ठीक है, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। दूसरा है निर्माण। तीसरा है अपना विद्युत गैस या खनन वाला, तीसरा लेते हैं, खनन एंड उत्खनन। एंड चौथा है अपना विद्युत कोमा गैस कोमा जल आपूर्ति। ये चार जो हैं वो उद्योग के सब सेक्टर हैं। अब पूरे उद्योग सेक्टर में इनका कितना योगदान है ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इनका योगदान आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, विनिर्माण का है 42.27%। ठीक है, ये सिर्फ उद्योग के अंदर चल रहा है, उद्योग वाले सेक्टर के अंतर्गत, कुल जीडीपी में नहीं है। उद्योग का जो योगदान है उसके अंतर्गत विनिर्माण का 42.27% है, निर्माण का 35.26% है 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, खनन का है 11.99%, और विद्युत का है 10.48%। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। ये मैप जो है पाई चार्ट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, यू कैन सी इट हेयर प्रॉपरली। यहाँ पे इसे देखने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट विनिर्माण का 42.27%। ओके, ये आप चेक कर पाएंगे, 42.27% ये रहा। ठीक है, विनिर्माण का। दूसरा है अपना निर्माण का, ये वाला हिस्सा 35.26%। ओके, तीसरा है अपना खनन एवं उत्खनन का, ये वाला हिस्सा 11.99%। और चौथा है विद्युत वाला 10.48%। तो याद करें, रिमाइंड करें, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल इसी तरीके से बनते हैं। उद्योग क्षेत्र का पूरा जीएसबी में योगदान 28.21%। ठीक है, और अगर डाटा में पूछा जाए तो 4.03 लाख करोड़। ठीक है, डाटा में पूछा जाए तो 4.03 लाख करोड़ जो है वो हमारा जीडीपी में योगदान है उद्योग क्षेत्र का। अब इसके जो सब सेक्टर हैं वो आपको पता होना चाहिए। विनिर्माण का 42.27, निर्माण का 35.26,
खनन का 11.99, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति इनका 10.48। ठीक है, ये सब सेक्टर आपको याद होने चाहिए। विनिर्माण, निर्माण, खनन, विद्युत गैस और जलापूर्ति एक साथ में बोले जाते हैं। 10.48 के साथ में है, खनन 11.99 के साथ में है, निर्माण 35.26 के साथ में है, और विनिर्माण सबसे टॉप पे है, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो सबसे ज्यादा टॉप पे है, जिसमें उत्पाद बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। ओके, उत्पाद बनाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत, तो वो अपना 42.27%, यानी जो ओरिजिनल उद्योग हैं वो ये हैं एक्चुअली में। ओरिजिनल उद्योग यानी उद्योग के अंदर क्या होता है, उद्योग होता क्या है एक तरीके से, उद्योग का मतलब इकोनॉमी में जब हम बात करते हैं तो उद्योग का मतलब होता है कि कोई ऐसा कंपनी, ठीक है, जिसमें हम एक साइड से हम प्राथमिक क्षेत्र का कच्चा उत्पाद देंगे, कच्चा माल देंगे, और दूसरी साइड से कुछ नया उत्पाद बनेगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी प्राथमिक वाले से, वो होता है उद्योग। ठीक है, नॉर्मली अगर हम गेहूं का एग्जांपल लें, गेहूं इधर की साइड में थोड़ा सा चीनी मीठा कुछ देते हैं तो इधर की साइड में पार्ले जी बिस्कुट निकल के आता है, तो वो उत्पाद बना है। इवन इफ जो आप चीजें यूज करते हो ना वो सब उत्पाद ही हैं नॉर्मली। ठीक है, लाइक आपने कपड़े पहने हुए हैं तो वो कपड़े प्राथमिक क्षेत्र का लिया एंड कंपनी में गया, एंड कंपनी ने उसे निकाल के दूसरी साइड में एक नया उत्पाद बना दिया जिसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, इवन इफ आप पेन यूज करें, कॉपी यूज करें, सब प्रोडक्ट हैं और कहाँ बने हैं, ये उद्योगों के अंतर्गत बने हुए हैं। और उद्योगों की ओरिजिनल परिभाषा क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, निर्माण तो हम शामिल करने लग गए ऐसे, निर्माण ओरिजिनल उद्योगों में नहीं आता है। निर्माण कंस्ट्रक्शन जो होता है वो मकान बनाना, रियल एस्टेट का काम होना, ये ओरिजिनल जो है वो उत्पाद नहीं बनता है, फिर भी ये इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, या एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हिस्सा शामिल हो चुका है इसमें। ओरिजिनल उद्योग होता है विनिर्माण। ठीक है, फिर विद्युत गैस जलापूर्ति, विद्युत भी इंपॉर्टेंट है, गैस भी, जलापूर्ति, ये भी उद्योगों के थ्रू एक साइड से प्राथमिक उत्पाद दिया जाता है, दूसरी साइड से हमें द्वितीयक उत्पाद के रूप में प्रोडक्ट मिल जाता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है। बट ठीक है, वो सब चीजें बाद की बात है। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस, कि ये आपको याद होना चाहिए, ये रटा हुआ होना चाहिए। ओके, दोबारा से, जीडीपी में योगदान कितना है, 4.03 लाख करोड़ का, जो कि जीएसवीए का 28.21% है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 15% का ग्रोथ रहा। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्र 4 हैं, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति और खनन। अगर हम परसेंटेज वाइज में देखें तो विनिर्माण सबसे ज्यादा 42.27, निर्माण नंबर 2 पे 35.26, तीसरे नंबर पे अपना विद्युत गैस जलापूर्ति वाला है, और चौथा जो है वो तीसरे नंबर पे अपना खनन वाला आ जाता है 11.99 के साथ में, एंड चौथे नंबर पे विद्युत गैस जलापूर्ति 10.48 के साथ में। तो ये की पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, वो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये आधार वर्ष 2011 11 और 12 के जो आधार पे जो है वो डिसाइड किया जाता है। इससे पता चलता है कि इस राज्य में औद्योगिक धंधों का कितना विकास हो रहा है। ठीक है, हमारे राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है वो 157.77 है, बड़ा चेंज नहीं है पिछले साल की तुलना में। ठीक है, ये 3 समूहों के आधार पे होता है, इसमें विनिर्माण होता है, ठीक है, खनन होता है, और विद्युत ये होता है। ठीक है, इसमें निर्माण क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन शामिल नहीं होता है। निर्माण, खनन और विद्युत, ये 3 चीजों के आधार पे आईआईपी जो है वो जारी किया जाता है। इसके आधार पे पता चलता है कि इस राज्य में उद्योग धंधों का विकास कितनी तेजी से हो रहा है, और वर्तमान में कितना दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। ये आधार वर्ष 2011-12 को 100 मान करके वर्तमान में 153.77 है। ठीक है, 153.77 याद कर लीजिएगा, और ये मासिक आधार पे जारी किया जाता है अपना औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। दोबारा से, आईआईपी, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये किसी भी राज्य में उद्योग धंधों के विकास का एक तरीके से सूचकांक होता है। ये आधार वर्ष 2011-12 पे जारी किया जाता है। 3 जो है वो समूहों पे जो है जारी किया जाता है, विनिर्माण, खनन और विद्युत। इसमें निर्माण शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, इसमें कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट शामिल नहीं किया जाता है। यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट, खनन वाला और विद्युत वाला पार्ट जो है शामिल किया जाता है। ये मासिक आधार पर जारी किया जाता है, आधार वर्ष 2011-12 है, और इकोनॉमिक सर्वे में वर्तमान में इसका आईआईपी जो है हमने राजस्थान का, वो 153.77 है। बस इतना रट लेना है आपको। ओके, उसके अलावा 8 मुख्य उद्योग जो होते हैं, ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हुए हैं, और वैसे भी इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। 8 जो मुख्य उद्योग होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हैं। एक है अपना विद्युत, दूसरा है स्टील, एक है रिफाइनरी, ओके, उसके बाद में अपना क्रूड ऑयल या कच्चा तेल, फिर कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक।
ये 8 हैं, आपको रटे हुए होने चाहिए। 8 में आरएस मेंस में तो पूछे जा चुके हैं, ये 2021 वाले मेंस में पूछे गए थे। जो 8 मुख्य कोर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो पावर यानी विद्युत एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टील रिफाइनरी, ठीक है, पावर या एनर्जी, स्टील, रिफाइनरी, फिर उसके बाद में क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। ये 8 का आपको थोड़ा सा याद रखना है, ओके। विद्युत, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक, ये 8 आपके प्रमुख उद्योग हैं, इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हुए हैं। आपको ये रिमाइंड करने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, ओके। ये कोर इंडस्ट्रीज हैं ऑल इंडिया में, जो अधिकतर योगदान इन्हीं का रहता है, ओके। 40% से ज़्यादा योगदान पूरी इंडस्ट्री सेक्टर में इनका ही रहता है, ओके। नाउ एमएसएमई की रिगार्डिंग भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे में चेंज किया गया। एमएसएमई की नई परिभाषाएं जारी की गई 1 जुलाई 2020 से। 1 जुलाई 2020 से नई परिभाषा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइजेज की जो है वो जारी की गई थी। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और टर्नओवर आपका 5 करोड़ के अंदर है तो आप माइक्रो इंडस्ट्री हैं, ठीक है, सूक्ष्म उद्योग है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और टर्नओवर आपका 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है तो आप स्मॉल इंडस्ट्री हैं। एंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 से 50 करोड़ है और आपका टर्नओवर या राजस्व जो है वो 50 से 250 करोड़ है तो आप मीडियम या मध्यम उद्योग हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम तो आप माइक्रो हो गए। इन्वेस्टमेंट आपका 1 से 10 करोड़ के बीच में और टर्नओवर 5 से 50 करोड़ के बीच में तो आप अपना स्मॉल हो गए, सूक्ष्म हो गए, ठीक है। माइक्रो लघु हो गए, स्मॉल यानी लघु, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना। MSME, ठीक है। माइक्रो जैसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म, ठीक है। स्मॉल, स्मॉल को हम बोलते हैं लघु। M यानी मीडियम यानी मध्यम, ठीक है, मध्यम। सूक्ष्म के लिए 2 ऑप्शन, एक हुआ अपना इन्वेस्टमेंट और एक हुआ अपना टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ तक का हो, टर्नओवर आपका 5 करोड़ तक का हो तो आप क्या हो गए, सूक्ष्म हो गए। 5 करोड़ से कम हो टर्नओवर, ओके। लघु के लिए आप इन्वेस्टमेंट 1 से 10 करोड़ ले रहे हो और आपका टर्नओवर जो है वो 5 से 50 करोड़ तक जा रहा है, ठीक है, 5 से 50 करोड़ तक जा रहा है। और मध्यम के लिए आप टर्नओवर 10 से 50 करोड़ ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप 10 से 50 करोड़ ले रहे हो और टर्नओवर आपका 50 से 250 करोड़ तक का जा रहा है तो ये हो गया अपना मध्यम वाला। तो ये एमएसएमई की परिभाषा 2020 में 1 जुलाई को जारी की गई थी, नवीन एमएसएमई की परिभाषा, ओके। अब फोकस करते हैं एमएसएमई पे, ठीक है। एमएसएमई क्या है, ये छोटे उद्योग धंधे जो सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं, ठीक है, वो उद्योग धंधे जिन पे जो है वो छोटे लेवल पे उत्पादों का जो है वो निर्माण किया जाता है तो एमएसएमई पे सरकार बहुत अधिक मात्रा में फोकस करती है, ठीक है। एमएसएमई का योगदान क्या रहता है, एमएसएमई का योगदान ये रहता है कि ये औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार सृजन और एंटरप्रेन्योरशिप में विकास में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है एमएसएमई, ठीक है। ये तो रोजगार सृजन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट अगर मेंस के हिसाब से प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई पॉइंट बनता नहीं है इसमें से, बस इतना कोई पूछ लेगी है बताइए एमएसएमई का क्या फायदा है, बोले इससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है देश राज्य का, इससे रोजगार सृजन अधिक होता है, इसके कारण नए नए एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत होती है एंड इसके कारण जो है वो उत्पादों का निर्यात किया जाता है विदेशों के अंतर्गत। तो ये होता है एमएसएमई का अर्थव्यवस्था में योगदान। एमएसएमई का नया वर्गीकरण 1 जुलाई 2020 से लागू किया गया था। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। यहाँ पे 1 करोड़ तक का निवेश और कारोबार आपका 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर, यहाँ 10 करोड़ तक का निवेश और आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक का। एंड निवेश आपका जो है वो 10 से 50 करोड़ है और आपका वार्षिक कारोबार जो है वो 50 से 250 करोड़ है। तो ये एमएसएमई का नया वर्गीकरण किया गया था। एमएसएमई पंजीकरण की प्रक्रिया, एमएसएमई पंजीकरण के लिए एक जो है वो पोर्टल बनाया गया है, उद्यम पंजीकरण पोर्टल, ठीक है। ये सरल बना दिया गया है, सरल तरीके से जो है वो आप खुद सा अगर कोई भी कोई उद्योग खोलना चाह रहे हैं, कोई दुकान खोल रहे हैं या कोई उत्पादन शुरू करने के लिए कोई इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हैं तो आप उद्यम पोर्टल है अपना राजस्थान का, तो उस पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो सरल एमएसएमई प्रक्रिया कर दी गई है और कुछ आंकड़े दिए गए थे 2023-24 के, वो आंकड़े आप देख सकते हैं एमएसएमई से रिलेटेड।
एमएसएमई से रिलेटेड आंकड़े ये हैं कि कुल पंजीकृत इकाइयां 2023-24 तक जो है वो 4,70,676, ये जो है वो कुल पंजीकृत इकाइयां हैं एमएसएमई के अंतर्गत। इसमें कुल निवेश क्या आया 2023 के अंतर्गत? कुल निवेश आया है आपका 6,044 करोड़ का। और कितने लोगों को रोजगार मिला है? 42,59,227 लोगों को रोजगार मिला है। तो ये डाटा है, रटना है, प्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार नई कुल पंजीकृत इकाइयां जो हैं टोटल 4,70,676 करोड़ हैं। निवेश प्रस्ताव वाला पॉइंट शायद नहीं पूछा जाएगा, रोजगार वाला नहीं, लेकिन ये पॉइंट पूछा जा सकता है। 4,70,676 जो है वो नई एमएसएमई या नए उद्योग शुरू किए गए हैं। और किसके तहत? एमएसएमई पंजीकरण के तहत। एमएसएमई को ही बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी पुराने टाइम पे, अपने अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी के टाइम पे, 13 दिसंबर 2019 को। ठीक है, तो इनके द्वारा, जिसे हम बोल सकते हैं MLUPY, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? नए एवं विस्तार उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देना। वित्तीय सहायता देना, अगर कोई आप नया उद्योग खोलना चाह रहे हैं एमएसएमई लेवल का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम लेवल का, तो आपको जो है वो ऋण देने की सुविधा दी गई है, वित्तीय सहायता दी जा रही है। और उस ऋण पर जो ब्याज आप देंगे वो ब्याज में भी सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप 25 लाख रुपए तक का ऋण लेते हैं तो आपको ब्याज पर 8% की सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप 5 करोड़ रुपए तक का ऋण लेते हैं तो आपको ब्याज पर 6% की सब्सिडी दी जाएगी। और अगर आप 10 करोड़ तक का ऋण लेते हैं तो आपको ब्याज पर 5% की सब्सिडी दी जाएगी। आंकड़े क्या हैं इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार? कि हमने, राजस्थान सरकार ने कुल मिला के 7,920 उद्यमी को 1,451 करोड़ रुपए का ऋण आवंटित किया। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या हुई? एमएसएमई यानी छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता देने के लिए अपनी मुख्यमंत्री MLUPY शुरू की गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो नए उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं, माइक्रो लेवल का, स्मॉल लेवल के, उनके लिए जो है वो वित्तीय सहायता दी जाती है। एंड वित्तीय सहायता में भी आपको जो ब्याज देना है उस पर आपको सरकार सब्सिडी देने वाली है। जैसे 25 लाख रुपए तक का आप लेते हैं तो 8% की सब्सिडी दे दी जाएगी। 5 करोड़ रुपए तक का आप अगर लोन लेते हैं तो आपको 6% की सब्सिडी दे दी जाएगी। और 6% सब्सिडी ऑन द इंटरेस्ट, ब्याज पर। आपका मेन लोन तो वही रहेगा, लेकिन ब्याज पे जो ब्याज आएगी आपकी मंथली, उस पे सब्सिडी दी जाएगी। ओके, तो आपको कम इंटरेस्ट पे जो है वो लोन मिल गया, इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना एंड आर्थिक प्रगति में रोजगार और निवेश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो एमएसएमई को हम समराइज करते हैं एक बार पूरा। लेट्स समराइज कंप्लीटली एमएसएमई। देखो, एमएसएमई का 1 जुलाई 2020 को नया वर्गीकरण किया गया। सूक्ष्म लघु उद्योग मध्यम वाला जो है वो नया चेंज किया गया। सूक्ष्म के लिए आपको 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट या 5 करोड़ से कम तक का आपका टर्नओवर होना चाहिए। लघु के लिए आपको 1 से 10 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट या 5 से 50 करोड़ का आपका टर्नओवर होना चाहिए। और मध्यम के लिए आपको अपना टोटल 50 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और आपका 50 से 250 करोड़ रुपए तक का आपका टर्नओवर होना चाहिए। तो एमएसएमई वर्गीकरण है। आपको कोई और डिटेल में पूछ ले कि बताइए एमएसएमई का योगदान क्या है, तो इससे जो है वो रोजगार सृजन होता है, औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है, निर्यात में वृद्धि होती है और एंटरप्रेन्योरशिप का विकास होता है। एमएसएमई की सरल जो पंजीकरण के लिए एक पोर्टल बनाएगा, उद्यम पंजीकरण पोर्टल, तो उस पर जाके आप करा सकते हैं। ये डाटा दिया गया है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाला डाटा आप याद रख लेना। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार कुल मिला के 4,70,676 लोगों को जो है वो नया पंजीकरण जारी किया गया था। ओके, उसके बाद में एक योजना है एमएसएमई को बढ़ाने के लिए, वो MLUPY, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये अपनी 13 दिसंबर 2019 से शुरू होती है। उद्देश्य क्या है इसका? जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए वित्तीय सहायता देना, और वित्तीय सहायता में भी इंटरेस्ट पे जो है वो आपको सब्सिडी देना। तो 25 लाख तक ऋण लेते हो तो 8% की छूट दे दी जाएगी ब्याज पे। 5 करोड़ तक का लेते हो तो 6% की छूट दे दी जाएगी, और 10 करोड़ तक का लेते हो तो 5% की सब्सिडी दे दी जाएगी ब्याज पे। ओके, ये हुआ अपना एमएसएमई। अब उसके बाद में बात करते हैं, एक हमारा विभाग है राजस्थान सरकार का, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। नाम से पता चल रहा है उद्योग एवं वाणिज्य, इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। ठीक है,
अब किसकी चीज के लिए बनाया गया होगा, सीधा सा नाम पता है, जो विभाग जिस नाम से बनाया उसी के विकास के लिए बनाया जाता है। ग्राम पंचायत विभाग तो ग्राम पंचायतों के विभाग के लिए बनाया जाता है, ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तो उद्योगों के विभाग के विकास के लिए, और वाणिज्य है यानी एक तरीके से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, व्यापार को बढ़ाना है, उस सब के विकास के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग बनाया गया है। तो राज्य में उद्योगों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए, औद्योगिक नीति का सफल क्रियान्वयन कराने के लिए जो मुख्य योगदान किसका रहता है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का, ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कुल मिला के 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र हैं, ठीक है। 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र हैं, उसके अलावा 8 उपकेंद्र भी हैं, ठीक है, जहां पे उद्यमियों को जानकारी दी जाती है, इनपुट और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मोस्टली सभी जिलों में है, और कुछ जिलों में 2 या 3 ज्यादा है, इसलिए 33 प्लस 3 हो गए, तो 36 जिला उद्योग केंद्र हैं इसके, ओके। एमएसएमई निवेश सुविधा केंद्र भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। एमएसएमई निवेश जो है, एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी सेंटर, MIFS बोल सकते हैं, MIFC बोल सकते हैं, यानी लघु उद्योगों में निवेशक अगर कोई निवेश करना चाहता है किसी छोटे उद्योग में, तो उनके लिए एक सुविधा केंद्र है, फैसिलिटी सेंटर है, कि आप आइए, हम आपको उद्योग धंधों के बारे में बताएंगे, और आप किन किन जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये हम आपको गाइड करने वाले होंगे, ओके। तो MISFC का मतलब क्या हुआ, MIFC का मतलब क्या हुआ, MSME इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी सेंटर, MSME निवेशक सुविधा केंद्र, निवेशकों को सुविधा दी जाएगी। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यमियों के लिए निवेश से संबंधित सुविधाएं दी जाती हैं। सभी जिला उद्योग केंद्रों में ये सब बनाए हुए हैं MIFC, और जिला उद्योग कितने, 36 हैं, ओके। उसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा विवाद एवं निवारण तंत्र भी बनाया गया है, ठीक है। डिस्प्यूट जो तंत्र है वो बनाया गया है। तो इसमें क्या है कि अगर उद्योगों से रिलेटेड कोई भी समस्या है या कोई भी विवाद है, उसका निपटारा यहाँ किया जाता है। तो निवेशकों और उद्यमों की समस्याओं का समाधान किया जाता है DRM में, ठीक है। उसके अलावा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता की जाती है इसकी। जिला स्तर पे जिला कलेक्टर इसकी अध्यक्षता करता है। सभी विभागों पर DRM के निर्णय बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। DRM यानी अपना विवाद एवं निवारण तंत्र, और 2023-24 में DRM की इतनी बैठकें हुई, निवेशकों की समस्याओं का समाधान करता है। तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को अगर हम समराइज करें, पूरा का पूरा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को हम समराइज करें, तो की पॉइंट के रूप में आपको क्या क्या चीजें याद करनी होंगी, ठीक है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या काम करवा रहा है, उद्योगों का विकास करवाएगा और वाणिज्य का विकास करवाएगा, ठीक है, और जिसमें अपना हस्तशिल्प वगैरह सब शामिल हो जाएंगी, और औद्योगिक नीति है उसका जो है सफल क्रियान्वयन करवाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र खोले गए हैं, ठीक है, और उनके 8 उपकेंद्र भी हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रहना चाहिए, 36 जिला जो है वो उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र खोले हुए हैं। इन जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र में सभी में एक MIFC भी शुरू किया गया है, यानी निवेशक सुविधा केंद्र MSME के लिए। तो कोई भी निवेशक आना चाहे तो इन जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र में जाकर के जानकारी ले सकता है, ठीक है, और ये सभी जिला उद्योग केंद्र में शामिल है। उसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए जो है वो विवाद एवं निवारण तंत्र भी बनाया गया है, विवाद एवं निवारण तंत्र भी बनाया गया है। तो ये अपना उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हुआ ओवरव्यू के रूप में। आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ठीक है। राज्य एवं उद्योगों को हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है, 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, MIFC है, MIFC MSME के लिए निवेशक सुविधा केंद्र है, और DRM जो है वो उसका मुख्य, राज्य स्तर पे जो अध्यक्ष कौन होता है वो मुख्य सचिव होता है, जिला स्तर पे कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। निवेशक की समस्याओं का समाधान करते हैं, और सभी विभागों को DRM का निर्णय मानना होता है। अब बात करते हैं औद्योगिक विकास की प्रमुख योजनाएं, ठीक है। उद्योगों को विकास करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है। एक है औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन, ठीक है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप ज्ञापन मेमोरेंडम, ठीक है। तो औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन, इसके तहत वृहद उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों के प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं। बड़ा उद्योग अगर खोलना है तो वहां पे IEM के तहत जो है वो निवेशकों के प्रस्ताव स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये मतलब बड़े लेवल पे जो बड़े जैसे मान लीजिए अडानी जी अपने राजस्थान में कोई बड़ा उद्योग खोलना चाह रहे हैं,
बड़ा सोलर पार्क खोलना चाह रहे हैं, अंबानी जी अगर रिफाइनरी में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो बड़े लेवल पे अगर बृहद उद्योगों की स्थापना की जा रही है, मान लीजिए कि टाटा आकर के यहाँ पे कोई बड़ा प्लांट खोलना चाहे जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला हो, एमएसएमई से ज़्यादा, तो उसके लिए आईईएम का उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम, यानी अपना औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन, बृहद उद्योगों की स्थापना के लिए। उसके अलावा औद्योगिक विकासों के लिए योजना कौन सी है दूसरी? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये तो नॉर्मल सा है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उद्योग और वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। उसके अलावा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत जो है वो स्वरोजगार के अवसर के लिए 18 से 45 साल के आवेदकों को, अगर आप वाहन ले रहे हैं, वाहन इन द सेंस कि जो एक तरीके से आप या तो ऑटो ले सकते हैं या बड़ा वाहन ले सकते हैं, तो उसमें जो है वो अपना खुद का रोजगार आपको शुरू करना है, तो सरकार के द्वारा या तो वाहन की कीमत जो है उसका 10% या 60,000 जो भी मैक्सिमम होगा तो वो प्रदान किया जा रहा है, और 18 से 45 साल के व्यक्ति इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, तो इसमें छोटे लेवल पे रोजगार जनरेट करने के लिए वाहनों पर सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा 18 से 45 साल के व्यक्ति के लिए, पर 10% या तो वाहन की कीमत का या मैक्सिमम 60,000 का। उसके अलावा मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना 18 से 35 वर्ष के स्नातक शिक्षित युवाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, जो अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनकी उम्र 18 से 35 के बीच में है, उनके लिए उद्योग धंधा अगर शुरू करना चाह रहे हैं वो लोग, 18 से 35 वर्ष की उम्र वाले ग्रेजुएशन कर चुके लोग, तो उनके लिए सरकार जो है वो यहाँ पे लोन सुविधा उपलब्ध कराती है और उसमें जो है वो सब्सिडी देती है। वही सेम सेम कंडीशंस लग रही हैं। 25 लाख तक की ऋण पे 8% ब्याज पे छूट दी जाएगी और 1 करोड़ के ऋण पे 6% ब्याज में छूट दी जाएगी। पिछले साल 2023-24 में इतने लोगों ने आवेदन किया, इतनी राशि आवंटित की गई, डजेंट मैटर, बट इतना पता होना चाहिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, युवा 18 से 35 वर्ष के, ठीक है, और युवा में वो ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए उसकी। उद्यम यानी वो युवा उद्योग खोलना चाह रहा है, और उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से वित्तीय सहायता दी जा रही है। किस तरीके से? कि आप लोन लोगे तो उस लोन पे हम 25 लाख तक अगर लोन लेते हो तो आपकी जो ब्याज है उस पर 8% ब्याज पे सब्सिडी दे देंगे, और अगर आप 1 करोड़ तक का लोन लेते हो तो आपकी ब्याज पे हम 6% तक की सब्सिडी दे देंगे। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये शुरू की गई थी 8 सितंबर 2022 से। इसका उद्देश्य ये है, यहाँ तो युवाओं के लिए है, ठीक है ये, और इधर की साइड में बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नाम से ही पता चल रहा होगा कि एसटी और एससी, ठीक है, एसटी और एससी के जो भी व्यक्ति उद्योग धंधा खोलना चाह रहे हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से जो है वो लोन सुविधा दिलवाई जाती है, और उस लोन पर जो ब्याज है उस पर अनुदान यानी सब्सिडी दिया जाता है। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा है, 25 लाख तक के ऋण पे पहले हम देख रहे थे मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन में तो 8% था, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदिवासी उद्यम में 9% जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। 5 करोड़ पे 7% की सब्सिडी दी जा रही है, और 10 करोड़ के ब्याज पे 6% की सब्सिडी दी जा रही है। ओके, तो ये हुए औद्योगिक विकास की प्रमुख योजनाएं। तो इनको एक बार रिवाइज करते हैं। अगर राजस्थान में आके कोई बड़ा उद्योग खोलना चाह रहा है तो वो आईईएम के तहत जाएगा, औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन के तहत जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति छोटे लेवल पे वाहन लेके अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना है, जिसमें 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति को वाहन लेने पे वाहन की कीमत का 10% या मैक्सिमम 60,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। उसके अलावा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये हम पहले ही देख चुके हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर अपना उद्योग शुरू करना चाह रहा है तो इस तरीके की वित्तीय सहायता दी जाएगी, और उसमें जो लोन दिया गया है उसकी ब्याज पे सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ 8%, 6% और 5% है। 25 लाख तक 8%, 5 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ तक जो है वो 5% है। इसी चीज को आगे बढ़ाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाले में, तो यहाँ पे 25 लाख तक जो है वो 8% की जगह 9% जो है वो ब्याज में सब्सिडी, यहाँ पे 5 करोड़ तक 6% की जगह 7% सब्सिडी दी जा रही है। 10 करोड़ तक 6% सब्सिडी दी जा रही है। 20 करोड़ तक 8% 20 करोड़ तक 6% और 10 करोड़ तक जो है वो 5% है। इसी चीज को आगे बढ़ाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाले में, तो यहाँ पे 25 लाख तक जो है वो 8% की जगह 9% ब्याज में सब्सिडी, यहाँ पे
MULPY में यहाँ पे 6% था मुख्यमंत्री लघु उद्योग में, और भीमराव अंबेडकर दलित उद्यम प्रोत्साहन में यहाँ पे 7%, और 10 करोड़ तक के लिए 6% ब्याज अनुदान है। और ये योजना किसके लिए? SC और ST के उद्यमियों के लिए। और अगर कोई और युवा उद्यम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से यहाँ पे जो है वो अनुदान दिया जा रहा है। ओके, और 18 से 35 तक के जो स्नातक हैं उनके लिए। इसके अलावा हमारे राजस्थान में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022, पहले 2019 में, फिर उसके बाद में 22 में उसे थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। इंपॉर्टेंटली, काफ़ी इंपॉर्टेंटली, रिप्स योजना दोनों बार RS मेंस एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 2021 वाले में और 23 वाले में दोनों बार पूछी जा चुकी है। और अभी नई सरकार आ चुकी है तो निश्चित सी बात है एक आध साल में आपको नई रिप्स देखने को मिल जाएगी। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना है राजस्थान में उद्योग धंधों के विकास के लिए। इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? विदेशों से या बाहर में जो लोग उद्योग धंधों में निवेश करना चाहते हैं उन सबको आकर्षित करने के लिए रिप्स योजना बनाई गई है। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये हमारी 2022 में 7 अक्टूबर को नई रिप्स, ये एक तरीके से संशोधित रिप्स जो है जारी की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास। ठीक है, इसने टारगेट रखा कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 15% की वार्षिक वृद्धि दर लेकर के आएंगे। ठीक है, ये अपना रिप्स के तहत है। कितना? 15% की वार्षिक वृद्धि दर लाएंगे। इसने बोला कि हम 2027 तक 10 लाख लोगों को, नए लोगों को रोजगार दिलवाएंगे इस रिप्स योजना के तहत। रिप्स में मतलब लोग बाहर से आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं, नए उद्योग खोलें। नए उद्योग खोलेंगे तो निश्चित सी बात है रोजगार जनरेट होगा। नए उद्योग खोलेंगे तो निश्चित सी बात है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो भी बढ़ने वाली होगी। अब हम फोकस किस पे करने वाले हैं? हम हरित हाइड्रोजन पे, वैकल्पिक ऊर्जा पे और चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों पे जो है वो हम फोकस करने वाले हैं। अब इसको और डिटेल देखा हमने तो इसमें वहां पे 8 प्राथमिक श्रेणियों के लिए जो है वो कस्टमाइज परिलाभ दिया गया कि आप 8 में अगर आते हैं तो और आपको लाभ, इन पे प्राइमरी फोकस किया जाएगा। कौन कौन सी है 8? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। एक है अपना मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा है अपना सर्विसेज। दो तो हमने डायरेक्टली बोली हुई हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, इनके लिए तो हमने 15% का ग्रोथ टारगेट भी रखा हुआ है। इन्हीं के माध्यम से हमें जो है वो 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देना है। उसके अलावा आप स्टार्टअप में आइए, MSME में आइए, सनराइज सेक्टर में आइए, अच्छे ऊर्जा क्षेत्र में आइए, लॉजिस्टिक पार्क भंडारण में और ताप नियंत्रण आपूर्ति श्रृंखला में आइए, अनुसंधान विकास में और परीक्षण प्रयोगशाला में आइए। तो 8 प्राथमिक श्रेणियों को कस्टमाइज किया गया है। विनिर्माण, सेवाएं, स्टार्टअप, MSME, सनराइज, अच्छे ऊर्जा क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क भंडारण एवं तापमान नियंत्रण आपूर्ति श्रृंखला और अनुसंधान एवं विकास परीक्षण प्रयोगशालाएं, इनमें आप पैसा लगाइए। सरकार जो है वो आपको अधिक मात्रा में कुछ छूट देगी। छूट के अलावा आपको जो है वो प्रोसेस को बहुत स्मूथ बनाएगी सरकार। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्षेत्र बोले हैं उन्होंने, बोला थ्रस्ट सेक्टर, सनराइज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्र, SC ST, महिला उद्यमियों के लिए अतिरिक्त पर लाभ दिया जाएगा। योग्यता के लिए मानदंड क्या है? आपको जो है वो बड़े लेवल पे अल्ट्रा प्रोजेक्ट में जो है वो पैसा लगाना पड़ेगा। तो अगर बड़े लेवल पे 50 करोड़ से अधिक निवेश लगा रहे हो तो आप जो है वो बृहद प्रोजेक्ट वाले में आएंगे, और न्यूनतम 25 करोड़ रुपए तक निवेश कर रहे हो तो MSME में आएंगे। ठीक है, इसमें छूट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर राजस्थान में आकर के कोई यहाँ पे निवेश करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या छूट दी गई है? स्टाम्प ड्यूटी और रूपांतरण शुल्क में 75% छूट और 25% पुनर्भरण। उसके अलावा विद्युत, मंडी शुल्क और भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट। ओके, ये छूट है हमारे राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करने पर। ठीक है, और 2 कैटेगरी हैं। 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक कैटेगरी उन्होंने बोली कि आप बड़े लेवल वाले उद्योगों में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ से अधिक निवेश कर रहे हैं तो, और दूसरा अगर आप 25 करोड़ से अधिक निवेश कर रहे हैं तो आप MSME में निवेश कर सकते हो। ठीक है, अब रिप्स को रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ये 2022 की स्कीम। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। शुरुआत कब हुई? 7 अक्टूबर 2022 में। ठीक है, ये तो संशोधित की गई थी 7 अक्टूबर 2022 को। ओके, उद्देश्य क्या है? तीव्र, स्थायी और संतुलित। ठीक है, तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास। मुख्य फोकस कहाँ है? विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पे। मुख्य फोकस कहाँ पे है? मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे। क्या करना है इनका?
कि इनकी ग्रोथ रेट हमें हर साल 15% से अधिक रखनी है। फिर इसके अलावा आपको इन सेक्टर्स में कुछ 8 प्रमुख सेक्टर्स दिए गए हैं। इन सेक्टर्स में ग्रोथ करते हुए कुल मिला के 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार देना है। प्रायोरिटी इनकी रखनी है, हरित ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा और चिकित्सा उपकरणों की। उसके अलावा इसको थोड़ा सा और जो है वो डिवाइड करके बोला कि हम 8 सेक्टर पे अधिक फोकस करेंगे। वो 8 सेक्टर कौन से हैं प्राथमिक श्रेणी के? वो हैं अपने विनिर्माण, सेवाएं, स्टार्टअप, एमएसएमई, सनराइज सेक्टर, अच्छे ऊर्जा क्षेत्र, अच्छे ऊर्जा संयंत्र, उसके अलावा लॉजिस्टिक पार्क एवं भंडारण, तापमान नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला, उसके अलावा अनुसंधान और विकास, जिसमें हम परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल करेंगे। तो ये कुल मिला के 8 हैं। नंबरिंग इस तरीके से देख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 और 8। ये 8 जो है वो प्राथमिक श्रेणियों के लिए कस्टमाइज पर लाभ दिया जाएगा। और लाभ क्या दिया जाएगा कि आपको विद्युत शुल्क, मंडी शुल्क और भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट देंगे। उसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी और रूपांतरण शुल्क में आपको 75% छूट देंगे और 25% को हम पुनर्भरण कर देंगे। तो ये अपनी कौन सी योजना है? रिप्स योजना। ओके, वंस अगेन यू कैन रिवाइज इट। 7 अक्टूबर 2022 को इसे दोबारा से जो है वो री रिलीज कर दिया गया। उद्देश्य क्या है? तीव्र, स्थायी और संतुलित विकास करना, सेवा और मैन्युफैक्चरिंग में 15% की ग्रोथ करना, उसके अलावा रोजगार देना है 10 लाख लोगों को 2027 तक, हरित ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों पर फोकस करना है। 8 प्राथमिक श्रेणी जो है वो कस्टमाइज पर लाभ दिया जाएगा। और पर लाभ क्या है? स्टाम्प ड्यूटी और रूपांतरण शुल्क में 75% तक की छूट है और 25% का पुनर्भरण है। उसके अलावा विद्युत शुल्क हो, मंडी शुल्क हो, भूमि कर हो, इनमें 7% तक के लिए 100% छूट है। और योग्यता के मापदंड क्या है? 2 तरीके से कर सकते हैं। आप बड़े उद्योग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो 50 करोड़ से अधिक का निवेश है, और 25 से 50 करोड़ के बीच का है तो आपका एमएसएमई में आ जाएगा। तो ये रिप्स आपको रट लेनी है। ओके, उसके अलावा एक पॉइंट आता है कोऑपरेटिव सामाजिक दायित्व या कोऑपरेटिव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लिए लागू होता है कि कोई कंपनी जिसकी जो है वो कुल संपत्ति 500 करोड़ से अधिक हो, कुल टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक हो, या उसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ से अधिक हो, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, उस कंपनी के लिए पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% जो है वो समाज के कल्याण के लिए खर्च करना पड़ेगा। ओके, और ये हमारा किस में अनिवार्य किया गया है? कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 में ऐसा अनिवार्य किया गया है। इन द सेंस, कोई बड़ी कंपनी है हमारे यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी है, अडानी जी की कंपनी हो या एनीवन जो बड़ी कंपनी है, वो कंपनी अगर साल में 5 करोड़ शुद्ध लाभ कमा रही है, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक है, या उसकी कुल संपत्तियां 500 करोड़ से अधिक की हैं, तो पिछले 3 वर्ष में जो उन्होंने शुद्ध लाभ कमाया है उसका 2% समाज के कल्याण के लिए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, समाज के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। मान लीजिए स्कूलों में दिया जाता है, कभी किसी गांव को गोद ले लिया जाता है, उस गांव में जो है वो जल की, पानी की व्यवस्था करवा दी जाती है। नॉर्मली आपने देखा होगा इस तरीके से सीएसआर का जो है वो पैसा खर्च किया जाता है। ओके, और इससे फायदा क्या होता है कि एक तो वो जो कंपनी है उसकी जो है वो ब्रांड छवि में सुधार होता है। ठीक है, जैसे टाटा वाले खर्च करते हैं इंडिया के, आप राजस्थान के अंतर्गत स्कूलों में रिफॉर्म करवाने के लिए करते हैं। ओके, तो ब्रांड छवि में सुधार होता है। उसके अलावा सामाजिक विकास में योगदान हो जाता है, समाज और कंपनी के बीच में संबंध बन जाता है। ठीक है, बाकी अगर ऐसे हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं तब हम ये बोलते हैं कि भाई कोई भी कंपनी हो उसके लिए जो लाभ मिल रहा है वो समाज से ही मिल रहा है, और वो समाज का नुकसान भी कर रही है कहीं ना कहीं वो पर्यावरण रूप से, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि उसे वापस से समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो उसकी कंपनी की सामाजिक दायित्व होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये चीज़ पहले अनिवार्य नहीं था, पहले कंपनी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता था कि अपना लाभ कमाया चलो लगा दिया समाज के लिए, जरूरी नहीं था। फिर 2013 में कंपनी एक्ट आया, उसके तहत धारा 135 आई और उसमें बोल दिया गया कि आपकी ये कंडीशन है तो आपको पिछले 3 साल का जो भी इनकम है उसका 2% तो आपको समाज के कल्याण के लिए लगाना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख संस्थान। ठीक है, वीआईपी, केवीआईबी, रिको, रासिको और आरएफसी, ये एक प्रमुख संस्थान है। एक एक करके चलते हैं। वीआईपी, निवेश संवर्धन ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ठीक है, बीआईपी, इसकी स्थापना जो है वो 1991 में हुई थी।
क्या है उसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य है निवेश प्रस्तावों को मंजूरी और समस्याओं को समाधान करना। ठीक है, निवेशकों के लिए त्वरित क्लियरेंस और अनुमोदन करता है। ठीक है, अब मतलब नाम से पता चल रहा है निवेश संवर्धन ब्यूरो। राजस्थान में कोई निवेश करने आ रहा है तो वो राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, उसको फास्ट प्रोसेस करने के लिए, निवेशकों के लिए त्वरित क्लियरेंस देने के लिए, निवेशकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बीआईपी काम करता है। इस बीआईपी के अंतर्गत दो प्रमुख संस्थाएं काम करती हैं, बीओआई और एसईसी। बीओआई का मतलब है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरी है स्टेट एम्पावर्ड कमिटी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री जी। ओके, और उसके अलावा स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव जी। ठीक है, ये कोई डाटा दिया गया है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए ही होती है। बीओआई जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट को समर्थित करती है। एसईसी जो उससे थोड़े बहुत छोटे होते हैं। तो मुख्यमंत्री बीओआई के अध्यक्ष होते हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, और एसईसी के अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। ये ध्यान रखना, बीआईपी के अंतर्गत दो संस्थाएं और चल रही हैं, बीओआई और एसईसी। ठीक है, अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो बीओआई के पास में जाएगा। मोस्टली जितने भी इन्वेस्टमेंट आएंगे उन्हें सबको एसईसी ही क्लियर कर देगा, यानी स्टेट एम्पावर्ड कमेटी जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं वही क्लियर करके दे देगा, वही क्लियरेंस कर देगा, अनुमोदन दे देगा, और कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करवा देगा। ठीक है, बीआईपी क्या करता है? अगर इन्वेस्टमेंट लाना है तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो बीआईपी के द्वारा बनाया गया है अपना सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। ठीक है, इसमें 16 विभागों की 135 सेवाओं को एक जगह पे जोड़ दिया गया है। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एक ही विंडो पे आओ। अब आपको बार बार अलग अलग जगह अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं भटकना पड़ेगा। तो सिंगल विंडो पे आपका सारा क्लियरेंस कर दिया जाएगा अगर आप हमारे यहाँ पे राजस्थान में पैसा लगाना चाह रहे हो तो। ठीक है, वन स्टॉप शॉप है। ठीक है, ये राज निवेश पोर्टल के रूप में है। यहाँ पे भी जो है वो मंजूरी दी जाती है। उसके अलावा राजस्थान में एमएसएमई अधिनियम लाया गया। ठीक है, इसमें इन्होंने बोल दिया गया एमएसएमई अधिनियम के तहत कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट और 5 साल तक निरीक्षण पे छूट दे दी गई जाएगी। ओके, और डाटा ये दिया कि 2023 में इतने लोगों को जो है वो एमएसएमई में पावती प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ठीक है, ये बीआईपी के द्वारा। एंड देन बीआईपी की प्रमुख उपलब्धियां ये रही 2023-24 की, कि 3 बैठकें की, इतने करोड़ निवेश की सिफारिशें आई। ठीक है, बीओआई की बैठकें हुई, एसईसी की 3 बैठकें हुई, इतने करोड़ की जो है वो सिफारिशें आई। और बीओआई जिसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। एसईसी के अध्यक्ष कौन है? ये अपने मुख्य सचिव है। और इतने करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गई। ठीक है, और एमएसएमई अधिनियम के तहत इतनी पावती प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। निवेश संवर्धन ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। काम क्या है? निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देना, समस्याओं का समाधान करना, निवेशकों के लिए त्वरित क्लियरेंस करना। इसके अंतर्गत दो संस्थाएं आती हैं, बीओआई और एसईसी। बीओ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, बड़े प्रस्तावों को अनुमोदन देने के लिए होता है। एंड देन एसईसी यानी स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, अध्यक्ष है मुख्य सचिव। ये नॉर्मल जो प्रस्ताव आएंगे, अधिकतर प्रस्ताव यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर कोई बड़ा प्रस्ताव है तो वहां बीओआई के पास में जाता है। ओके, एंड इसके प्रमुख पहल ये है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इनके द्वारा दिया गया है, जिसमें 16 विभाग और 135 सेवाएं जोड़ी गई हैं। वन स्टॉप शॉप भी दिया गया है राज निवेश पोर्टल के रूप में। ठीक है, एमएसएमई अधिनियम के तहत डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट और 5 साल तक के निरीक्षण पर छूट दे दी गई है। और ये कुछ डाटा है कि इतने करोड़ रुपए का निवेश 2023 में एसईसी ने किया और बीयूआई ने किया 24,681 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। ओके, मंजूरी देना और उनका ग्राउंड पे लेवल पे इम्प्लीमेंट हो जाना, दोनों में अंतर आता है। बहुत सारे मेमोरेंडम होते हैं, एमओयू होते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से आधे से भी कम जो है वो ग्राउंड लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो ये जो है वो समस्या है, प्रॉब्लम है ही ये चीज़ की। ओके, तो आई थिंक बीआईपी आपका क्लियर हो गया है। नाउ वी कम ऑन दी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पे। ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। ओके, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसका उद्योग नाम से ही पता चल रहा है, ये असंगठित क्षेत्रों में जो स्वरोजगार उत्पन्न करना है, खादी का विकास करना और ग्रामों के उद्योग का विकास करना, सीधा सीधा बात चल रही है। दस्तकारों को आत्मनिर्भर बनाना, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना एंड प्रशिक्षण प्रदान करना, ये कोई उद्देश्य का नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई की पॉइंट है नहीं। खादी का और ग्रामोद्योग का विकास करना है। ओके, इसी के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी चलाया जाता है, जिसमें गांव और शहरों क्षेत्रों में रोजगार के जो अवसर डेवलप किए जाते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है,
खादी कामगारों को पारिश्रमिक देना और उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, जो खादी में काम करते हैं उनके आर्थिक प्रोत्साहन के लिए एक योजना चलाई जा रही है, खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। उसके अलावा खादी एक नई पहल योजना भी चलाई गई है। अभी नवीनीकरण के लिए खादी एवं उद्योग भंडार के नवीनीकरण के लिए 45 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, लघु खादी परियोजना में 40 समिति लाभान्वित की गई हैं, 45 लाख रुपए का खर्च किया गया है और संस्थाओं और समितियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो इस वाले में आई थिंक कि कोई भी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बनने वाला नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे कोई ऐसा फैक्ट है नहीं। ओके, बेसिक चीजें अगर आपको मेंस में पूछे तो बात अलग है, तो अब आप लिख सकते हो कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड क्या काम करता है, उद्देश्य क्या है, असंगठित क्षेत्रों को स्वरोजगार उत्पन्न करना, दस्तकारों को आत्मनिर्भर बनाना, इसके तहत ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और खादी कामगार प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। खादी एक नई पहल योजना चलाई जा रही है, बस इतना है, ये कोई डाटा पूछने वाला नहीं है। ओके, नाउ हम बात करते हैं रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड। ठीक है, रिको ये जो है वो क्या करता है, औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास करता है और निवेश को जो है वो आकर्षित करता है। रिको एक, आपने कहीं भी किसी भी शहर के आसपास रहे होंगे तो मान लीजिए कि कोई एक शहर है, ओके, मान लीजिए कि जयपुर है। ठीक है, रिको के द्वारा एक एरिया डेवलप किया जाता है पूरा का पूरा, जिसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं दी जाती हैं। वहां पे सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला सिस्टम भी दिया जाता है रिको के द्वारा, और उद्योगों को एक साथ में जोड़ने का काम किया जाता है रिको के द्वारा। एक अधोसंरचना अवसंरचना का विकास किया जाता है और निवेश को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये मतलब जो है वो जिले लेवल पे भी जो है शुरू किया जाता है प्रॉपरली। ओके, उद्योगों को आधारभूत संरचना का विकास और निवेश को आकर्षित करना। रिको राज्य के औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए सावधि ऋण भी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य लघु मध्यम और बृहद श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। तो रिको एक तो आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है, निवेश को आकर्षित कर रहा है, उसके अलावा वहां पे जो उद्योग लगने वाला है उसको जो है वो कुछ समय के लिए ऋण भी प्रदान कर देता है। तो औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, भूमि अधिग्रहण करना, औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करना, उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना, ये किसका कार्य हो गया, ये रिको का कार्य हो गया। ठीक है, अब रिको के द्वारा कुछ विशेष पार्क भी बनाए गए हुए हैं। ठीक है, जैसे मेडिकल टेक मेड टेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बनाया गया है बोरनाड़ा जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, ये मेडिकल से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे उस क्षेत्र में जो है किए जाएंगे। उसके अलावा इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया गया है जंबा रामगढ़ में जयपुर के अंतर्गत, जो कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पे काम करने वाले उद्योग धंधों के विकास के लिए। उसके अलावा एग्रो फूड पार्क बनाए गए हैं। एक तो एग्रो फूड पार्क अपना जोधपुर में है, एक कोटा में है, एक अलवर में है और एक श्रीगंगानगर में, तो 4 एग्रो फूड पार्क ये। उसके अलावा तिबरी में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया गया है जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, तिबरी में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया गया है जोधपुर के अंतर्गत। तो एग्रो फूड पार्क बोरनाड़ा जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर, 4 तो ये हुए। और उसके अलावा जोधपुर में तिबरी के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र डेवलप किया गया है। ओके, उसके अलावा रिको के द्वारा स्पोर्ट्स गुड एवं टॉयज जोन जो है वो कुसखेड़ा भिवाड़ी में बनाया गया है। जापानी जोन बनाया गया है नीमराणा अलवर में, जहाँ पे 49 एमएनसी काम करती हैं। उसके अलावा रिको के द्वारा एसईजेड भी बनाए गए हैं। एसईजेड एक तो सीतापुरा में विशेष आर्थिक जोन बनाया गया है, सीतापुरा जयपुर में। एक यहीं पे महिंद्रा बर्ड सिटी जयपुर के अंतर्गत ही महिंद्रा बर्ड सिटी का भी विकास किया गया है रिको के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा रिको के द्वारा अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की गई है। जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र सीतापुरा जयपुर में विकसित किया गया है और इसके द्वारा इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन भी किया गया था। तो रिको राजस्थान के उद्योग धंधों के विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, ये क्या करता है, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है, सबसे इंपॉर्टेंटली एक एरिया बनाता है, इंडस्ट्रियल एरिया, जहां पे आके अन्य देशों से या अन्य राज्यों से या इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आकर के उद्योग लगा सकते हैं। तो एक औद्योगिक क्षेत्र उसने डेवलप कर दिया। वो भूमि अधिग्रहण करने का काम पहले से खुद ही कर लेता है, वहां पे तो भूमि आवंटन की जाती है, औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया जाता है और ये वित्तीय सहायता भी देता है कुछ शॉर्ट अवधि के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रिको के कार्य हैं। ठीक है, मेंस के लिए सीधा सीधा भाई रिको क्या करता है, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करता है, भूमि का अधिग्रहण करता है, औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करता है और उद्यमियों को वित्तीय सहायता देता है। कौन, रिको करता है। ओके,
इसके द्वारा विशेष पार्क बनाए गए हैं, एसईजेड बनाए गए हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र सीतापुरा में बनाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी कहाँ हुआ? सीतापुरा में। एसईजेड कहाँ पे? सीतापुरा में बनाया गया। और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में बनाया गया। उसके अलावा रिको के द्वारा विकसित कौन कौन से पार्क हैं? मेडटेक मेडिकल पार्क जो है वो जोधपुर में, बोरनाडा में। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क अपना जंबारामगढ़ जयपुर में। एग्रो फूड पार्क अपना जोधपुर, कोटा, अलवर, गंगानगर। जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर, 4 जगह एग्रो फूड पार्क। जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर। उसके बाद में उन्होंने तिवरी यानी जोधपुर के अंतर्गत ही कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास किया है। तो ये रिको वाला पॉइंट है, थोड़ा सा याद करना, रिमाइंड करना। रिको औद्योगिक विकास संरचना का विकास और निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्य कार्य ये हुए उनके। उद्योग क्षेत्रों की स्थापना करवाना, उसके अलावा भूमि अधिग्रहण करवाना, भूखंडों को आवंटन करना और उद्योगों को, उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना कुछ शॉर्ट अवधि के लिए। उसके अलावा कितने पार्क बनाए गए हैं? ये पार्क हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रो फूड पार्क, 4 जगह है, जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में। ओके। उसके अलावा जापानी जोन जो है वो निमराना में है। एसईजेड अपना एक तो सीतापुरा में है। उसके अलावा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर के अंतर्गत ही है। उसके अलावा प्रमुख गतिविधियों में जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो क्षेत्र सीतापुरा में जो है अपना रिको के द्वारा स्थापित किया गया और इंडिया स्टोन मार्ट 2024 में आयोजन किया गया। देन हम बात करते हैं राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजसिको। ठीक है, हाँ, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? ये स्थापना, राजसिको की स्थापना जो है वो 1961 में की गई है। ये भी सीधी सीधी बात है, तो नाम से पता चल रहा है लघु उद्योग। तो लघु उद्योगों के विकास सहायता करने के लिए जो है वो ये शुरू किया गया है। तो लघु उद्योगों को सहायता व कारीगरों के उत्पादों के विपणन में सुविधा देता है। ठीक है, लघु उद्योगों को सहायता दे रहा है और जो उत्पाद बनाया है उसको बेचने की सहायता ये कारीगरों को प्रदान कर रहा है। कार्य क्या है? डिजाइन में बदलाव और नई तकनीक के साथ नए उत्पाद पेश करना, कल्याणकारी योजनाएं तैयार करना। इसके तहत 10,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिए जाते हैं। उसके अलावा निर्यात आधारभूत सेवाएं इसके द्वारा की गई हैं, राजसिको के द्वारा क्या की गई हैं। अब ये पॉइंट शायद मेंस में उपयोगी हो, प्री में कोई उपयोगी नहीं है, बस ये पॉइंट है। राजसिको के द्वारा क्या क्या किया गया है? एक तो शुष्क बंदरगाह बनाए गए इनके द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में 3 जगह शुष्क बंदरगाह बनाए गए हैं। उसके अलावा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है अपना जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट में। ठीक है, ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं, निर्यात की आधारभूत सेवाएं डेवलप की गई हैं। उसके अलावा पीएम गति शक्ति योजना के तहत ये पासनी से सालवास और जोधपुर परियोजना को स्वीकृति दी गई है। बस ये थोड़ा सा याद रख लेना। पीएम गति शक्ति योजना के तहत शुष्क बंदरगाह बासनी से सालवास, आईसीडी बासनी से सालवास और जोधपुर परियोजना को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया है? निर्यात को बढ़ाने के लिए राजसिको के द्वारा किया गया। उसके अलावा ये ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज स्कीम नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन मानसरोवर जयपुर में इसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो राजसिको नाम से पता चल रहा है लघु उद्योगों के लिए सहायता, कारीगरों के जो उत्पाद बने उनको बेचने में सहायता प्रदान करता है और कल्याणकारी योजनाएं तैयार करवाता है। सबसे इंपॉर्टेंटली राजसिको का काम क्या है कि जो उत्पाद बनाए उसको सेल आउट करना, और सेल आउट भी विदेशों में या निर्यात करवाने का काम करना। अब निर्यात करवाने के लिए आधारभूत संरचना चाहिए। आधारभूत संरचना के लिए राजसिको के द्वारा शुष्क बंदरगाह बनाए गए। कहाँ कहाँ पे? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल इंपॉर्टेंटली, शुष्क बंदरगाह कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं, बस ऐसा सवाल। तो जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा शुष्क बंदरगाह। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में। उसके अलावा नया एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भवन मानसरोवर जयपुर में बनाया जा रहा है। ओके, पीएम गति शक्ति योजना के तहत शुष्क बंदरगाह जो अपना बासनी है वहां से सालावास तक, ठीक है, एक जोधपुर परियोजना को स्वीकृति दी गई है। ओके, लघु उद्योग इकाइयों के लिए विपणन सहायता, मार्केटिंग सहायता। तो 55 औद्योगिक इकाइयों के लिए विपणन सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें कांटेदार तार, टेंट, तिरपाल और ये आदि की आपूर्ति की जाती है। ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। हस्तशिल्प वस्तुओं का विपणन किया जाता है। इसके लिए राजस्थली विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं राजसिको के द्वारा। कहाँ कहाँ पे? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थली विक्रय केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए गए? राजसिको के द्वारा। कहाँ कहाँ पे किए गए हैं? जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता। 2 तो अपने राजस्थान में, जयपुर, उदयपुर, एक अपने देश की राजधानी दिल्ली और एक अपना कोलकाता पश्चिम बंगाल वाला। और क्यों किए गए? हस्तशिल्प की जो वस्तुएं हैं उनके विपणन के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए जो है वो राजसिको के द्वारा राजस्थली विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं।
450 कारीगरों से हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीद करते हैं ये, और राजस्थली विक्रय केंद्र के माध्यम से सेल आउट करते हैं। तो राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजसिको, ठीक है, नाम से पता चल गया होगा। लघु उद्योगों की जो है वो प्रोत्साहन के लिए लघु उद्योगों को सहायता देना, और जो लघु उद्योगों के द्वारा जो उत्पाद बना है उसको सेल आउट करने में हेल्प करवाना। ओके, इसके तहत ये वाले पॉइंट आपको रटे हुए होने चाहिए। नाउ बिकम ऑन दी राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान फाइनेंस कमीशन, ठीक है, राजस्थान वित्त निगम, ये इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यहाँ पे आप याद रखना राशिको की स्थापना जून 1961 में हुई है, ठीक है। वैसे सवाल नहीं पूछेगा। रिको की स्थापना यहाँ पे डाला नहीं है, शायद 1919 में हुई है, एक बार में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना आरएफसी, आरएफसी 1955, ये 1955 में स्थापना की हुई। इसका उद्देश्य क्या है? एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सहायता देना, छोटी वाली जो एमएसएमई इकाई हैं उनको वित्तीय सहायता देना। इसके अंतर्गत युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, युवा उद्यमी आए और वो अपनी नई इकाइयां उद्योग लगाएं, तो उसके माध्यम से युवा उद्यमिता, एक मुख्यमंत्री युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना वो अलग है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013-14 में ये आरएफसी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसमें 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य किया गया था, और 1.5 करोड़ तक के लोन पर जो है वो ब्याज पे 6% का अनुदान देने के जो है इसमें किया गया था। तो ये कौन सी थी? मुख्य युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। सवाल नहीं पूछा जाएगा, ऑलमोस्ट बहुत पुरानी योजना हो चुकी है, जिसका भी कोई महत्व है नहीं। ओके, उसके बाद में आरएफसी के द्वारा प्रमुख ऋण योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, राजस्थान वित्त निगम, और ये एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है। एक तो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत दे रहा है, ठीक है, और उसके बाद में अन्य सहायता किस तरीके से दे रहा है। ओके, ये आप देखिए, एक तो सामान्य ऋण योजना, नॉर्मल ऋण प्रदान किया जाता है। उद्योग धंधा अगर कोई शुरू करना चाह रहा है तो सामान्य ऋण, उस पर कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, सब्सिडी नहीं दी जा रही है ऋण पे। उसके बाद में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेक्टर हेतु योजना, तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर वो होता है जहाँ अपने घरों का निर्माण करवाया जाता है रियल एस्टेट में, तो उनके अगर कोई कंपनी के रूप में रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रहा है तो उसके लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है आरएफसी के द्वारा। इसके द्वारा सिंगल विंडो योजना शुरू की गई, तो इसके तहत 200 लाख रुपए तक की परियोजना लागत वाली लघु एवं सूक्ष्म इकाइयों के लिए त्वरित सहायता प्रदान की गई सिंगल विंडो के द्वारा, आरएफसी के द्वारा, ठीक है। आरएफसी क्या कर रहा है? पैसा देने में वित्तीय सहायता देता है नॉर्मली। उसके अलावा फाइनेंसिंग अगेंस्ट एसेट्स योजना, अगर किसी भी कंपनी के पास में कुछ एसेट्स हैं, संपत्ति हैं, तो उस संपत्ति के विरुद्ध में जो है वो वित्तीय सहायता दी जा सकती है। विरुद्ध इन द सेंस कि आपके पास में कुछ वस्तु है, आपके पास में घर है, तो घर पे आप लोन ले सकते हो उस टाइप में। तो ये, लेकिन वो आप नहीं ले सकते, ये तो सिर्फ कंपनियां ले सकती हैं, क्योंकि आरएफसी सहायता किसकी करती है? उद्योग धंधों वालों की करती है। ओके, उसके अलावा स्विच ओवर ऋण योजना, मौजूदा ऋणों को लाभदायक शर्तों पर स्विच करने की योजना, ये किसके द्वारा चलाई जाती है? आरएफसी के द्वारा। और सरल योजना, लघु एवं उद्यम मध्यम मध्यम उद्योगों के लिए त्वरित ऋण योजना, ओके, सरल। उसके अलावा गुड बोरोवर्स स्कीम में अच्छा ऋण चुकौती करने वाले रिकॉर्ड वाले उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण की सुविधा दी जाती है। गुड बोरोवर्स स्कीम द्वारा प्रवर्तित इकाइयों को ऋण योजना, गुड बोरोवर्स स्कीम के तहत इकाइयों को विशेष ऋण सुविधा योजना, ठीक है। तो ये अपना आरएफसी है। बेसिकली रिवाइज करने की कोशिश करें, आरएफसी की स्थापना 1955 में की गई थी एमएसएमई इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी योजना युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013-14 में शुरू की गई थी, युवाओं की जो है वो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता दी गई इसके तहत। और 2024 का डाटा ये है, 596 इकाइयों को 604 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है आरएफसी के द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। उसके अलावा इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बनने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। सामान्य ऋण दे दिया गया, रियल एस्टेट पे ऋण दे दिया गया, सिंगल विंडो पे जाके आपको ऋण दे दिया गया, आपके पास कोई संपत्ति है तो उस पर ऋण दे दिया गया, आपके ऋण को जो है वो लाभदायक शर्तों पे स्विच कर दिया गया, सीधा और सरल ऋण दे दिया गया। आप पहले से सही ऋण चुका रहे हैं तो आपको जो है वो गुड बोरोवर्स स्कीम के तहत जो है वो अतिरिक्त ऋण दे दिया गया। फिर आपने गुड बोरोवर्स के तहत जो ऋण लिया उसको भी आपने सही से चुकाया, तो फिर आपको उस पर और भी ऋण दे दिया गया। ये यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। एक जो सवाल बनेगा, आरएफसी की स्थापना 1955 में, और इसमें से सवाल बन सकता है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ओके, एंड ये आपका हुआ आरएफसी। नाउ हम बात करते हैं डीआईएमसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है।
डीआईएमसी से पहले आपको समझना पड़ेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है, यानी अपना पश्चिमी गलियारा, फ्रेट यानी मालवाहक गलियारा, डेडिकेटेड यानी समर्पित, पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारा। ये हमारा दादरी से मुंबई तक के लिए एक पश्चिमी मालवाहक समर्पित गलियारा बनाया जा रहा है 1504 किलोमीटर का। कितना? 1504 किलोमीटर का। ये जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका 38% राजस्थान से गुजरता है। तो इसी के तहत डीआईएमसी की शुरुआत हुई। ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निकलने वाला है, इसके दोनों ओर 150 किलोमीटर की पट्टी का विकास करना, ये डीएमआईसी के तहत आएगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यानी दादरी जो दिल्ली के पास में है, हरियाणा में आता है नॉर्मली, दादरी हाँ यूपी हरियाणा में आएगा, तो दादरी, हाँ ओके, या शायद यूपी में आता है। दादरी से लेके और मुंबई तक, दादरी से मुंबई तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। पश्चिमी समर्पित मालवाहक गलियारा बन रहा है, ठीक है, जिसके 150 किलोमीटर दोनों साइड में डीएमआईसी का विकास किया जा रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। तो इस डीएमआईसी में क्या होगा? औद्योगिक क्षेत्रों का सृजन और नए जो है वो निवेश आएंगे। ओके, इसके विकास के लिए हमारे राजस्थान में जो है वो डीएमआईसी के विकास के लिए रेडको कंपनी बना दी गई, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना दिया गया। विशेष एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी एक तरीके से बना दी गई है ये रेडको, ठीक है। तो डीएमआईसी, डीएमआईसी का मतलब क्या हुआ? वेस्टर्न, अच्छा इसे मैं मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, चलो जैसा मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे उस हिसाब से लीजिए। यहाँ दिल्ली है, ये वाला हिस्सा राजस्थान का है, फास्ट में ये समझाया जा रहा है। दिल्ली है, ये वाला राजस्थान राजस्थान का है, एंड यहाँ मुंबई है। तो दिल्ली से मुंबई के लिए एक वेस्टर्न अपना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब इस जो फ्रेट कॉरिडोर है या मालवाहक गलियारा है, इसके 150 किलोमीटर इधर, 150 किलोमीटर इधर, 150 किलोमीटर इधर के वाले पूरे क्षेत्र को डीएमआईसी घोषित कर दिया गया है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो यहाँ पे हमारे राजस्थान में जो भी इसके अंतर्गत आ रहा है, उस क्षेत्र पे उद्योग धंधे और निवेश बढ़ाने के लिए हमारे राजस्थान के द्वारा एक कंपनी और बना दी गई है, उसका नाम है रेडको। कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 150 किलोमीटर के दायरे में निवेश को प्रोत्साहन देना, नए उद्योगों को लगाना काम कौन करेगा? रेडको करेगा। और इसकी स्थापना कब की गई है? 15 मार्च 2022 को। ओके, ये स्पेशल एसवीबी है, ठीक है। राजस्थान में डीएमआईसी के प्रमुख दो नोड बनाए गए हैं। दो कौन कौन से नोड बनाए गए हैं? एक तो उन्होंने बनाया है सुखखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, ठीक है। सुखखेड़ा खुसखेड़ा, ओके सॉरी, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, ठीक है, KBNIR। दूसरा बनाया है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, JPMIA। तो डीएमआईसी के अंतर्गत दो क्षेत्र आ रहे हैं, डीएमआईसी के अंतर्गत खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा और निवेश क्षेत्र। उसके अलावा जोधपुर पाली मारवाड़ निवेश क्षेत्र। तो इसका विस्तार जो है वो 165 किलोमीटर, इसका ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम भी लाया गया, ठीक है, जिसके तहत भिवाड़ी में इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाई गई थी। उसके अलावा ये वाला क्षेत्र डेवलप किया गया था, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराना क्षेत्र। उसके अलावा भिवाड़ी में एकीकृत विकास प्राधिकरण भी बनाया गया था राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के तहत। और ये सब अपना डीएमआईसी में कवर हो रहा है। इस तरीके से रिवाइज करेंगे, डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, let me again explain you here, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वेट फॉर ए सेकेंड। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, एक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये आपको पता ही है। एंड इसके 150 किलोमीटर के अंतर्गत ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है, इसके 150 किलोमीटर के अंतर्गत डीएमआईसी बनाया जा रहा है। और इसको राजस्थान में डेवलप करने के लिए रेडको कंपनी बनाई गई है। और इसके अंतर्गत दो नोड हैं, खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र KBNIR
और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र JPMIA, बस इतना पता होना चाहिए। DMIC के अंतर्गत प्रीलिम्स में से इनमें से ही निकल जाएगा। ओके। उसके अलावा कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग भी है, उद्योगों के अंतर्गत आ जाता है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य है औद्योगिक कारखानों और बॉयलर्स में सुरक्षा और श्रमिकों की भलाई के लिए बनाया गया है। और इसका काम क्या है कि कुछ अधिनियम है, कारखाना अधिनियम 1948, ठीक है, और बॉयलर अधिनियम 1923 और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, इन सबको जो है वो क्रियान्वयन करवाने का काम करता है बस। ठीक है, इसकी वेबसाइट ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि क्या है ये। कारखाने में बॉयलर्स विभाग इकोनॉमिक सर्वे में दिया था, तो मैंने उसका माइंड मैप बना के डाल दिया। औद्योगिक कारखानों में बॉयलर्स में सुरक्षा और श्रमिकों की भलाई के लिए ये जो है वो विभाग बनाया हुआ है। अब बात करते हैं राजस्थान में खनन क्षेत्र। ठीक है, खनन हमारे राजस्थान में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ बहुत प्रकार के 81 प्रकार के तो खनिज भंडार पाए जाते हैं, और उनमें से 58 का जो है वो खनन किया जा रहा है। 81 प्रकार के पाए जा रहे हैं और 58 का जो है वो माइनिंग की जा रही है। ठीक है, प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? सीसा, जस्ता, अयस्क, चांदी और सीसा, जस्ता, अयस्क, चांदी और संगमरमर। उसके अलावा बॉल किले, फॉस्फोराइट और स्टेटाइट और फेल्सपार, ये जो है वो हमारे राजस्थान के टॉप जो है वो प्रमुख खनिज हैं। उसके अलावा राजस्थान में ई नीलामी प्रक्रिया के द्वारा खनिज पट्टों का वितरण किया जाता है। और ये डाटा है खनिज पट्टों के वितरण और राजस्व का, कि 2023-24 में अपना इस समय कुल मिला के 7,000 2023-24 के अंतर्गत, 1 सेकेंड, आई हैव टू शेयर माई स्क्रीन अगेन। 2023-24 में यहाँ पे टोटल 7,491 इतने जो हैं वो नए वो 7,491 करोड़ राजस्व जो है 2023-24 में लिया गया। कुल 148 जो है वो प्रधान खनिज पट्टे दिए हुए हैं हमारे राजस्थान में, और 16,817 ये माइनर छोटे वाले जो हैं वो पट्टे दिए गए हुए हैं। इसके अलावा खनिज सर्वेक्षण और एवं पूर्वेक्षण योजना IPC, ये योजना जो है वो खनिज भंडारों की पहचान, उनका आकलन व खनन के लिए उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना चलाई गई थी। खनिज भंडारण कहाँ कहाँ पे हैं उनकी पहचान करना, उनमें कितना खनन हो सकता है, कितना उसके अंतर्गत जो है वो जो पदार्थ है वो उपलब्ध हो सकता है, ये सब बनाने के लिए हमारे यहाँ पे योजना है IPS। ओके, खनन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना। उसके अलावा राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, ये नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, ये अपना खनन और भूविज्ञान विभाग को सुदृढ़ करने के लिए, के अलावा तकनीकी नवाचार और खनिज व्यवसाय के लिए है उपयोग किया जाता है। बस इतना पता होना चाहिए। इसके द्वारा एक केंद्रीय प्रयोगशाला उदयपुर में चलाई जा रही है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके द्वारा भीलवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद और झुंझुनू में अन्वेषण किया गया है, खोज की गई है। ठीक है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये खनन कार्यों में प्रभावित जिलों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है। वित्त पोषित जो होता है ये ट्रस्ट खनन रियायत धारकों के योगदान से वित्त पोषित होता है। उसके अलावा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य कंपनी है। आधुनिक तकनीकों से खनिज संसाधनों का दोहन करने में आती है, और इसके 4 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हैं। रॉक फॉस्फेट झामर कोटला उदयपुर में, जिप्सम बीकानेर में, लाइमस्टोन जोधपुर में और लिग्नाइट जोधपुर में। ये किसकी योगदान है इसमें? RSMM की। तो राजस्थान में खनन, राजस्थान 81 खनिज जो है वो भंडार पाए जाते हैं, 58 का जो है खनन किया जाता है। टॉप में सीसा जस्ता में टॉप हैं हम, चांदी में टॉप हैं, संगमर में टॉप हैं, बाल किले में टॉप हैं हम, फेल्सबार में टॉप हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में ई नीलामी के द्वारा जो है वो खनन का पट्टा दिया जाता है। 148 बड़े पट्टे दिए जा चुके हैं अब तक, और 16,817 छोटे पट्टे दिए जा चुके हैं। और आगे हम बात करते हैं कि कितना पैसा कमाया 2023-24 में। 7,491 करोड़ रुपए हमारे राजस्थान सरकार ने एक ही साल में 2023-4 में 23-24 में कमाया, पट्टे जारी करके। उसके अलावा खनन के लिए, सर्वेक्षण के लिए खनन खनिज सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना IPS है। उसके अलावा राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास है, जिसकी केंद्रीय प्रयोगशाला उदयपुर में है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, ये जो प्रभावित जिले और व्यक्ति हैं उनको सहायता देता है। और राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, RSMM, ये 4 जगह पे जो है वो इम्पोर्टेंटली शामिल है।
रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के लिए झामर कोटरा उदयपुर में है, जिप्सम के उत्पादन के लिए बीकानेर में, लाइमस्टोन के उत्पादन के लिए जोधपुर में और लिग्नाइट के उत्पादन के लिए जयपुर में है। अब बात करते हैं राजस्थान में तेल एवं प्राकृतिक गैस। राजस्थान में कच्चे तेल की स्थिति ऐसी है, कच्चा तेल अपना विश्व की बात, पहले भारत की बात करते हैं तो भारत जो है वो विश्व में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा उपभोक्ता है कच्चे तेल का, यूएसए और चीन के बाद में। और हमारे यहाँ पे विश्व की 5.3% जो है वो कच्चे तेल की खपत की जाती है, जिसमें से हम जितना भी खपत करते हैं उसमें से हम कुल 12.6% जो है वो खुद से हमारे राजस्थान में इंडिया में घरेलू उत्पादन करते हैं, भारत की बात चल रही है। और हम 87.4% जो है वो आयात करते हैं। तो हमारा अधिकतर खनिज तेल जो आता है वो आयात होकर के आता है, सिर्फ 12% जो है वो ऑल इंडिया वाले जो है वो खुद का उत्पादन करते हैं। अब हमने बात राजस्थान की बात करते हैं, ये तो भारत की कंडीशन थी, अब राजस्थान पे बात आते हैं। तो भारत का जितना भी खनिज तेल का उत्पादन होता है उसका 14.95%, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारा इंडिया, मान लीजिए कि 100 यहाँ पे 100 मतलब अगर वहाँ पे क्यूबिक क्यूबिक और एक यूज किया जाता है वहाँ पे तेल के उत्पादन के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्या शब्द होता है। तो मान लीजिए कि 100 लीटर अगर हम यूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से 100 लीटर में से हम 12% तो खुद से उत्पादित करते हैं, 12.6, और बाकी जितना भी है वो हम विदेशों से मंगाते हैं। ओके, अब इतना जो उत्पादित कर रहे हैं, इस उत्पादित का 14.95% हमारे राजस्थान से दिया जाता है। ये शब्द है जो कि 4.39 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष जो है वो हमारे राजस्थान से उत्पादित किया जा रहा है, और जो इंडिया के उत्पादन का 14.95% हिस्सा होता है। ओके, हमारे राजस्थान में 4 प्रमुख जो हैं वो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, बाड़मेर सांचौर, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन। ओके, उसके बाद में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का दोहन के लिए मंगला तेल क्षेत्र है, जहां 2009 से जो है वो व्यावसायिक उत्पादन हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंटली कहाँ कहाँ पे है, ये मैप में आप देख लीजिए। एक तो जैसलमेर बेसिन है ये, जिसमें रामगढ़, गोटास और बागेवाला में नेचुरल गैस का उत्पादन होता है और तनोट में पेट्रोलियम गैस का उत्पादन होता है। बीकानेर बेसिन में देशनोक में और पूनम क्षेत्र में जो है वो उत्पादन होता है, देशनोक में नेचुरल गैस का, पूनम क्षेत्र में पेट्रोलियम गैस का। बाड़मेर सांचौर बेसिन में मंगला, जहाँ पे हम जो है वो पहले नंबर पे फर्स्ट शुरुआत की गई थी, फर्स्ट पेट्रोलियम गैस की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा भाग्यम, ऐश्वर्या, विजया, रागेश्वरी और सरस्वती, ये सब जो है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन में है। और यहाँ पे है अपनी विंध्यन बेसिन, हाड़ौती वाले क्षेत्र में, जहाँ उत्पादन अभी शुरू नहीं हो पाया प्रॉपरली। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। ये राजस्थान में बाड़मेर में पचपदरा में जो है वो एक बड़ी रिफाइनरी बनाई गई है राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के तहत। और इसमें एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इसे पूरा नाम दिया गया है। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का हिस्सा है, इसलिए एचपीसीएल प्लस राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड इसका नाम दे दिया गया एचआरएल, ठीक है। तो एचआरएल में एचपीसीएल की 74% भागीदारी है और राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी है, ठीक है। ये पचपदरा वालोत्रा में है। तो यहाँ पे 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी जो है वो लगाई गई है। ओके, तो अपना राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, ये पॉइंट हुआ अपना राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। उसके बाद में श्रम विभाग, ई श्रम पोर्टल और बेसिक कल्याणकारी योजनाएं हैं, रोजगार विभाग है और राजस्थान कौशल आजीविका है। इसे हम जो है वो पार्ट 2 के अंतर्गत देखेंगे। धन्यवाद, हम पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।